हेलो दोस्तों, ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर की माइनर एग्जाम का है। पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है वो है हिंदी और पेपर का नेम आपका है हिंदी के पेपर का नेम क्या है आपका? हिंदी का संवैधानिक स्वरूप और त्रिभाषा सूत्र। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी तक आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता था और अब से थ्योरी हो रहा है इस बार। और इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन पर्पस ये था कि आप लोग के पास थ्योरी का कंटेंट कम है और आप लोग के कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि मैम हमें थ्योरी चाहिए। तो आप ये यकीन मान के पूरा वीडियो देखिए कि मैंने सबसे पहले इसको सिलेबस को डाउनलोड किया और उसके एक एक पॉइंट पे वर्क किया है। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग या वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो सब यहाँ पे दिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख के जाएंगे तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। और मैंने इसको दो पार्ट में आपका क्वेश्चन को लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कि इस वाले में मैंने आपको इस वीडियो में आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पूरी कवर करी हुई है। अभी इसका एक वीडियो और आएगा, आप देख सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक पे काम किया है। अभी आप जब देखेंगे ना नीचे, एक एक टॉपिक का आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ये नहीं कि आपका एक भी टॉपिक छूटा हो। मैंने हर यूनिट के हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और यकीन माने कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिया ना, अभी टाइम है आपके पास, 2-3 बार देखें। इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको कि आपको 2-3 बार देखने में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो आपका स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेबस, आप देख सकते हैं। ये यूनिट फर्स्ट है आपकी और ये आपकी यूनिट सेकेंड है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी के संवैधानिक स्वरूप से क्या समझते हैं? भारत का संविधान एक बहुभाषी राष्ट्र की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इसमें विभिन्न भाषाओं को उचित स्थान प्रदान किया गया है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी का संवैधानिक स्वरूप निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा राष्ट्र नहीं है, राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के संवैधानिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि राजभाषा आयोग की स्थापना, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक तथा तकनीक की शब्दावली का हिंदी में विकास करना। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप ये दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्र की पहचान व एकता का प्रतीक मानते हुए उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। दोस्तों, आप इसको 2-3 बार पढ़े, आपको याद हो जाएगा। या अगर आपके पास लिखना हो तो आप लिख के याद कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा सही मुझे लगता है कि आप इसी के साथ याद कर ले 2-3 बार देख के। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र क्या है? आपके पेपर का नेम ही है और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसे 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को बहुभाषिकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। इस सूत्र में प्रत्येक छात्र को 3 भाषाएं सीखनी होती हैं। आपकी जो पहली भाषा है वो ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा आपको जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे आपको एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा सीखनी होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में आपको हिंदी या अंग्रेजी सीखनी होगी। जैसे इसका मतलब ये है कि जिन राज्यों में हिंदी भाषा का यूज़ नहीं होता है वहाँ पे आपको हिंदी भाषा का यूज़ नहीं होता, गैर हिंदी भाषी में वहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी सीखनी है। और जहाँ हिंदी भाषा का यूज़ होता है वहाँ पे आपको कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा, वैसे ज़्यादा प्रायोरिटी में दक्षिण भाषा को मान्यता दी गई है, जैसे तमिल, कन्नड़, मराठी या अंग्रेजी, कोई एक आप सीख सकते हैं। और तीसरी भाषा आपको अगर सीखनी, मतलब ये तीनों कंपलसरी है त्रिभाषा सूत्र में। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या कोई एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अगर वो हिंदी भाषी राज्य है, अगर वहाँ पे हिंदी बोली जाती है या लोगों को हिंदी आती है
तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा सीखनी होगी या वही मराठी, कन्नड़, मलयालम सीखनी होगी। अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है, जैसे कि अगर वहाँ पे हिंदी का यूज़ नहीं होता है, तब वहाँ पे अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, उसमें हिंदी भी शामिल हो सकती है गैर हिंदी भाषी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 1-2 बार देखें, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय हिंदी समिति के विषय में संक्षेप में लिखिए। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ये शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है, जो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का ही प्रयोग हुआ है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ये भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त रहता है। ये आपकी राजभाषा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी में, वो है राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं? राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी और भारत की आधिकारिक भाषा है। जो राजभाषा हिंदी है वो भारत की आधिकारिक भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। यह संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 का जो भाग 1 है उसमें हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ यानी केंद्र की राजभाषा, और देवनागरी को इसकी लिपि के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ तक दिए गए? 343 से 351 तक जो राजभाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, उससे संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास, प्रसार और वृद्धि के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजभाषा आयोग के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजभाषा आयोग एक भारतीय आयोग है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के भाग 1 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई। राजभाषा आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा हिंदी को प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में सुदृढ़ करने हेतु एक संवैधानिक पहल है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की नीति और अधिनियम तैयार किए गए, जो हिंदी को एक प्रभावशाली राजभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 और राष्ट्रपति के आदेश 1960 एवं राजभाषा संकल्प 1968 अस्तित्व में आए। ये रहा आपका 6वां लघु उत्तरी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, हिंदी के संवैधानिक स्वरूप को संक्षिप्त में वर्णन करना है। आपको संवैधानिक स्वरूप का संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का चलिए, संविधान के भाग 5 व 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120, 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343 और 344, 345, 346, 347, 348, 349 और 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप ये ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है।
अब इसमें वैसे आपके ये 9 अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है 343 से 351 तक, ठीक है। लेकिन इसमें संक्षेप में वर्णन करना है, शॉर्ट में, अभी लॉन्ग भी मैंने आगे दिया हुआ है, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप अनुच्छेद 343 का वर्णन करेंगे, 344 का, 351 का, ठीक है। अनुच्छेद 343, भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। मतलब कि अनुच्छेद 343 में ये आपका दिया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग बनाने और इसकी सिफारिशों पर विचार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 344 के अनुसार। अनुच्छेद 351 में संविधान हिंदी के प्रचार और विकास के लिए संघ को जिम्मेदारी देता है। इसके बाद आपका राजभाषा अधिनियम 1963, यह अधिनियम 1963 में बनाया गया था, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित और समिति होती है, ठीक है। ये राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है, राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है, जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखती है। सन 1976 के एक आदेश के अनुसार इनका गठन किया गया। बड़े नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय हैं, वहां नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव द्वारा किया जाता है। इसकी बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। इन समितियों में नगर में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वे अपने अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। यह है आपका नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ये समिति सभी मंत्रालयों, विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य करती है। राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य संपादन करने वाले निदेशक तथा उप सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। यह समिति राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आई कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है। इस समिति की बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए क्या लक्षण बताए हैं? निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। जो आपका फर्स्ट है वो है, प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। ये ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये आपको महात्मा गांधी ने राजभाषा, किसी भी लैंग्वेज को अगर राजभाषा बना रहे हैं तो उसके लिए ये लक्षण बताए थे। अब आते हैं आपके दीर्घ में। ये मैंने दीर्घ में दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। अगर आपके में शॉर्ट में आते हैं तो आप इसको शॉर्ट में करिएगा, दीर्घ में पेपर में मत करिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ का है, इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के लिए क्या प्रावधान है? आपके सिलेबस का फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के लिए क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
ये अनुच्छेद संघ की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा और हिंदी भाषा के विकास पर केंद्रित है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अंदर भी आपके 3 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अनुच्छेद 343 का जो भाग 1 है उसमें आपकी संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। यह आपका अनुच्छेद 343 के भाग 1 में दिया हुआ है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसके 2 पेपर मतलब 2 वीडियो आएंगे। एक वीडियो ये, एक अभी और आएगा यूनिट 3 और यूनिट 4 का। तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाया ही है, लेकिन अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए तो इम्पॉर्टेंट तो छोड़िए, आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। लगभग ये 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा और 1.5 घंटे का वो होगा। आप 3 घंटे का वीडियो देख के आप पूरा सिलेबस का हर टॉपिक कवर करके जाएंगे। तो ये बात ही नहीं होगी कि वहाँ पे क्या आ जाए, आपका क्या छूट जाए। ठीक है, जितना भी सिलेबस है उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपका कवर हो जाएगा इन 2 वीडियो में। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 343 के भाग 2 की। संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले अंग्रेजी में किए जाते थे, अंग्रेजी का प्रयोग ही जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि संविधान हम लोग का 1950 में लागू हुआ था। 15 वर्ष की अवधि के लिए, यानी मतलब 15 साल के लिए उन सभी जगहों या क्षेत्रों में जहां संविधान लागू होने से पहले अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया जाता था, यानी 1950 के पहले अंग्रेजी भाषा यूज़ होती थी, वहाँ 15 साल तक अंग्रेजी भाषा ही यूज़ होगी संविधान लागू होने के बाद भी। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखें। संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले अंग्रेजी में किए जाते थे, अंग्रेजी का ही प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 343 का भाग 3 है। ये संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को जारी रख सकता है। यहाँ 343 के भाग 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को जारी रख सकता है। अब आपका आता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति नियुक्त कर सकते हैं। इन आयोग और समितियों का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा के विकास और प्रयोग के लिए सिफारिशें देना होता है। नेक्स्ट आपका जो है वो अनुच्छेद 345 से 350 है। इसमें राज्य की राजभाषाएं और अन्य प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ शर्तें और नियम दिए गए हैं। वो आपको शर्तें और नियम इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। अनुच्छेद 345 प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं तय करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था नहीं करता, तब तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग राज्य के भीतर उन सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपनी राजभाषा खुद चुन सकता है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। अगर वहाँ की जो ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या का ज़्यादा भाग किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है कि हमें ये लैंग्वेज चाहिए, तो वो राज्य उस लैंग्वेज को अपनी राजभाषा बना सकता है, लेकिन उसका एक नियम है कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर उस राजभाषा को घोषित करे। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का यूज़ होगा। अगर संविधान के पहले जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा ही यूज़ होगी। ठीक है, जब तक राज्य का विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाता भाषा के लिए कि अब ये भाषा होगी, तब तक वहाँ अंग्रेजी भाषा यूज़ होगी, अगर पहले अंग्रेजी भाषा यूज़ हो रही है। ठीक है,
ये अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल को यह तय करने का अधिकार देता है कि राज्य के सभी या कुछ सरकारी कार्यों के लिए कौन सी भाषा या भाषाएं आधिकारिक भाषा होंगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 भारत के संविधान में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 आप समझ गए ना किससे संबंधित है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच हम लोग किस लैंग्वेज में बात करेंगे उससे संबंधित है। ये कहता है कि इन संचारों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच जो बात होंगी आधिकारिक भाषा, उसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति द्वारा कोई भाषा निर्धारित नहीं की जाती तब तक वहाँ अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। यह है आपका अनुच्छेद 346। अब है आपका अनुच्छेद 347। ये किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई राज्य है, वहाँ ज़्यादा जो मतलब जनसंख्या का ज़्यादा अनुपात, ज़्यादा हिस्सा अगर पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कहीं पे एक मलयालम बोली जा रही है, मतलब एक मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, अगर कहीं हिंदी बोली जा रही है तो अगर वो वहाँ के लोग कहें कि नहीं हमें हिंदी में ही अपना सारा काम करना है, तो ये हम लोग के संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर्टिकुलर उस राज्य के लिए हिंदी भाषा को चुन सकता है। वहीं यहाँ पे दिया गया है, देखिए अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति को ये निर्देश देने का अधिकार है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भाषा के उपयोग की इच्छा रखता है तो वह राज्य सरकार को उस भाषा को मान्यता देने के लिए निर्देश दे सकता है। यानी कि राज्य सरकार को वो निर्देश दे सकता है कि आप इस लैंग्वेज को अपनी राज्य भाषा बना लीजिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज़्यादा इसकी डिमांड कर रही है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा के उपयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 348 जो है आपका वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा के उपयोग से संबंधित है। ये प्रावधान करता है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में की जानी चाहिए जब तक संसद द्वारा अन्यथा कानून नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, आप ये सारे अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि क्या हो सकता है कि पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 349 क्या है। जब तक आपको पूरे अनुच्छेद नहीं पता होंगे जब तक आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 349 है। अनुच्छेद 349 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि है क्या। इसमें स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय के निर्णयों, कानूनों या संसदीय कार्य के लिए भाषा के उपयोग से संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन अनुच्छेद 348 के भाग 1 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग के न्यायालय में काम होता है, संसद में काम होता है, भाषा के लिए विशेष ये नियम है। अगर हम लोग भाषा के उपयोग से संबंधित कोई नियम या कोई विधेयक बनाना चाहते हैं तो हम लोग उससे पहले हमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए, तभी हम लोग संसद में उसको पेश कर सकते हैं। ये है आपका 349 अनुच्छेद। अब आता है आपका अनुच्छेद 350। किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में सरकार को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद भारत में भाषाई विविधता का सम्मान और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके साथ ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को अपनी मातृभाषा में शिकायतें प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद का मतलब ये है कि जैसे कोई राज्य है, वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई नागरिक है, फॉर एग्जांपल कोई राम नामक व्यक्ति है, सीता नामक लड़की है, या कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, अगर उसको हिंदी भाषा आती है तो वो अपनी शिकायत हिंदी भाषा में सरकार को दे सकता है। जैसे उसके यहाँ उसके मोहल्ले में कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको नगर निगम को शिकायत देनी है, लेकिन वहाँ पूरे राज्य में अंग्रेजी भाषा यूज़ होती है, लेकिन उस व्यक्ति को पर्टिकुलर हिंदी, मलयालम, कन्नड़ कोई भी भाषा आती है तो वो उस भाषा में अपनी शिकायत नगर निगम को जाके लिख के दे सकता है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 350 में है। अब आता है आपका अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कोई
के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ केंद्र सरकार यानी उसका कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे ताकि ये भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। आपके मेनली 351 में आपकी हिंदी भाषा के विकास, वृद्धि और उसके प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आपको ये पता होने चाहिए कि पर्टिकुलर आपसे कोई भी एक अनुच्छेद पूछ सकता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में विस्तार से लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार का कार्य हिंदी में होगा, किंतु 15 वर्षों तक 1950 से 1965 तक अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। 1950 के बाद जब ये अवधि समाप्त होने को आई तो गैर हिंदी भाषी, जहाँ हिंदी भाषा का यूज नहीं होता था, मेनली दक्षिण भारत, गैर हिंदी भाषी राज्यों में आशंका उत्पन्न हो गई कि अब केवल हिंदी ही केंद्र की भाषा बन जाएगी और अंग्रेजी हटा दी जाएगी। इसे लेकर विरोध हुआ, विशेषकर दक्षिण भारत में। ऐसे विरोध को देखते हुए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। राजभाषा अधिनियम 1963 में भारत में आधिकारिक भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। ये अधिनियम संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कामकाज और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों में इन भाषाओं के उपयोग को निर्धारित करता है। अब इसके जो राजभाषा अधिनियम 1963 के मुख्य प्रावधान है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उनको आप देखें क्योंकि अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? फर्स्ट है आपका, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जारी रहेगा। केंद्र सरकार के सभी कार्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना देती। नेक्स्ट प्रावधान जो आपका है, राज्यों के साथ संप्रेषण। हिंदी भाषी राज्यों में संप्रेषण हिंदी में होगा, यानी कि दो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके बीच जो आदान प्रदान होगा वो हिंदी भाषा में होगा, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अंग्रेजी भाषा में होगा। जहाँ पे मतलब कि हिंदी भाषा का यूज़ नहीं किया जाता तो वहाँ पे जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी आदान प्रदान करने की वो अंग्रेजी भाषा होगी। एक गैर हिंदी भाषी राज्य और केंद्र के बीच भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया। जैसे कोई राज्य है वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का यूज़ नहीं किया जाता और डायरेक्ट केंद्र सरकार से उसको कोई भी ऑफिशियल वर्क है तो वो अंग्रेजी भाषा का यूज़ करेगा। ये है आपका सेकेंड प्रावधान। इसमें मैंने बहुत सारे प्रावधान 1963 में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रावधान है आपका, केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के बीच संवाद। जब दोनों पक्ष हिंदी समझते हो तो हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग। ठीक है, केंद्र सरकार के जितने विभाग या मंत्रालय हैं, अगर कोई दो मंत्रालय आपस में इनको कोई बातचीत या सरकारी काम है, अगर दोनों को हिंदी आती है तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। किसी एक को भी हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया जाएगा। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम और आदेश बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके मुख्य प्रावधान राजभाषा अधिनियम 1963 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ था? संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 3 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संविधान लागू होने 25 जनवरी यानी 1950 से 15 वर्ष की अवधि में कुछ कार्यों में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। इस दौरान राष्ट्रपति के निम्नानुसार आदेश जारी किए। ठीक है, ये इस दौरान राष्ट्रपति ने निम्नानुसार आदेश जारी किए थे। वो है आपके जो दो आदेश जो प्रमुख हैं, वो कब आदेश जारी हुए थे? राष्ट्रपति के आदेश 1952 में राज्यों के ये राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों यानी कि वारंट में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा तथा देवनागरी अंकों का प्रयोग
किया जाएगा। आपको समझ में आया ना 1952 क्या था? 1952 में आदेश दिया था, उसका मतलब ये था कि जो राज्यों के राज्यपाल होंगे या उच्चतम या उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होंगे उनको जो नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा उसमें हिंदी भाषा का यूज भी होगा अंग्रेजी के साथ। फिर सेकंड है आपका राष्ट्रपति के आदेश 1955 संघ के निम्नलिखित राज्य के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्ट, राज्य की पत्रिकाएं और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्यों के साथ पत्राचार। यानी कि राष्ट्रपति ने 1955 में एक और आदेश निकाला था कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हम लोग हिंदी भाषा का यूज़ भी करेंगे। किन कामों के लिए? जो जनता के साथ हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं या प्रशासनिक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट है विभाग की, वो हिंदी में भी निकाली जाएगी अंग्रेजी के साथ। राज्य की पत्रिकाएं या संसद को हम लोग कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो हिंदी में भी निकाली जाएगी अंग्रेजी के साथ साथ। ये आपका हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति का आदेश 1960 क्या है? राष्ट्रपति का आदेश 1960 भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश है। 1960 के आदेश में राष्ट्रपति ने संघ के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की एक योजना बनाने का निर्देश दिया है। यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था, जैसे कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाना, शिक्षा में हिंदी का प्रयोग करना और हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास करना। अब जो राष्ट्रपति आदेश 1960 है उसके मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। यह आदेश 27 अप्रैल 1960 को जारी किया गया था। आदेश में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया। थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग। आदेश में कहा गया कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए और अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा। आदेश में सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा गया, जैसे कि कानूनी दस्तावेजों और सरकारी सूचनाओं को हिंदी में उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास। आदेश में हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। यह आदेश हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने और उसके प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव क्या है? यह पूछ सकते हैं आपका 1968 में पारित राजभाषा संकल्प क्या है, क्योंकि 1968 का जो राजभाषा संबंधी प्रस्ताव था उसको राजभाषा संकल्प भी कहा जाता है। 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव, जिसे राजभाषा संकल्प के नाम से भी जाना जाता है, 1968 का राजभाषा संकल्प हिंदी के प्रसार और विकास के लिए महत्व को रेखांकित करता है। 18 जनवरी 1968 को भारत के भाषाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ। यह संकल्प संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत संघ द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना था। अब हम लोग बात करते हैं राजभाषा संकल्प 1968 के मुख्य बिंदु क्या हैं। 1968 के राजभाषा संकल्प में कहा गया है कि सरकार संघ द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रगति की वार्षिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी और इससे सभी राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। प्रस्ताव में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित
14 प्रमुख भाषाओं को बढ़ावा देने के उपायों को भी प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब ये नियम आया था तब 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट जो आपका बिंदु है इसमें वो है पॉइंट, प्रस्ताव में देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की वकालत की गई। इस व्यवस्था के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषतया दक्षिण राज्यों की भाषा को प्रेफरेंस दी जानी थी, तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी व अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के लिए पूर्ण उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि जो हिंदी भाषी राज्य थे वहाँ अंग्रेजी या दक्षिण भारत की कोई भाषा मेनली, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वहाँ हिंदी व अंग्रेजी, और तीसरा आपका क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कुछ सेवाओं में दोनों भाषाओं में से किसी एक या दोनों में उच्च स्तर की योग्यता अपेक्षित हो। यानी कि पर्टिकुलर उन पदों को छोड़ दिया जाए जहां हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान उच्च चाहिए, या पर्टिकुलर सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी का चाहिए, उन उम्मीदवारों का चयन के लिए जहां हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्ताव में 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं को अखिल भारतीय केंद्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी दी गई। सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाईं, जिनमें देश के विभिन्न भागों में हिंदी भाषा, आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण योजना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग के गठन और उसके कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। यह आपसे पूछ सकता है भारत में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में विवरण दीजिए, या 1955 में गठित राजभाषा आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। ठीक है, ये आपसे तीनों में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या पता पूछा ही जाए आपसे। संविधान के अनुच्छेद 344 के भाग 1 के अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाना था, जो राजभाषा के प्रयोग और विकास संबंधी सुझाव देगा। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत का प्रथम राजभाषा आयोग वर्ष 1955 में गठित किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष B.G. खेर थे। आयोग में संसद के सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। इस आयोग ने भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अन्य भाषाओं के साथ संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग की दिशा में एक व्यापक और संतुलित रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। अगर आपका सिर्फ शॉर्ट में आ जाए तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अगर लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको नीचे ये लिखना पड़ेगा ये भी। राजभाषा आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। हिंदी को शीघ्र राजकीय कार्यों की भाषा के रूप में लागू किया जाए, परंतु इसे थोपने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाए। प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के लिए एक मानकीकृत हिंदी शब्दावली का निर्माण किया जाए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुवाद कार्य, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण पर बल दिया जाए। केंद्र तथा राज्यों के बीच और राज्यों के आपसी पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। जब तक हिंदी को पूरी तरह राजभाषा के रूप में अपनाया ना जा सके, तब तक अंग्रेजी का सीमित और सहायक रूप में प्रयोग किया जाए। ये राजभाषा जो आयोग गठित किया गया था 1955 की, उसकी प्रमुख सिफारिशें थी। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है राजभाषा के प्रमुख कार्य। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की एक प्रगति का मूल्यांकन। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की प्रगति का मूल्यांकन करना, केंद्र और राज्यों के बीच राजभाषा उपयोग में समन्वय स्थापित करना, प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को संतुलित करने के लिए सुझाव देना, तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, टंकण आदि के प्रयोग का विश्लेषण
और संसद को रिपोर्ट देना। ये राजभाषा आयोग के प्रमुख कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र के बारे में विस्तार से लिखिए और उसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शॉर्ट में मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अब अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक शैक्षिक नीति है जिसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। ये सूत्र पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था और बाद की नीतियों 1986-2020 में इसे फिर से दोहराया गया है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं क्या हैं जो आपको मेनली पढ़नी है, उसका क्या मतलब है। प्रथम भाषा, त्रिभाषा सूत्र में आपको 3 भाषाएं पर्टिकुलर पढ़नी है। प्रथम भाषा आपको कौन सी पढ़नी है, छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। छात्र को पर्टिकुलर अपनी मातृभाषा या उस क्षेत्र की जो भाषा है वो पढ़नी है। वो हिंदी भी हो सकती है, तमिल, बंगाली, मराठी, इंग्लिश कोई भी हो सकती है, ठीक है। प्रथम भाषा में आपको ये पढ़ना है। फिर आपकी जो द्वितीय भाषा है उसमें आपको क्या पढ़ना है। द्वितीय भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा प्राथमिकता में दक्षिण भारत की भाषा जैसे तमिल, तेलुगु आदि, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी। अगर पर्टिकुलर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ हिंदी का यूज़ होता है तो आपको अंग्रेजी भाषा पढ़नी है या कोई आधुनिक भाषा, प्रायोरिटी में दक्षिण भारत की भाषा आपको प्रायोरिटी भी देनी है। अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तब आपको हिंदी या अंग्रेजी पढ़नी है। यह आपकी द्वितीय भाषा है। और आपको तृतीय भाषा में क्या पढ़ना है, हिंदी भाषी राज्यों में अगर वहाँ पे हिंदी भाषा का यूज़ पहले से होता है तो आपको कोई भी भारतीय भाषा, आधुनिक भाषा लेना है जो हिंदी से अलग हो, प्राथमिकता में दक्षिण भारत की भाषा जैसे कन्नड़, मलयालम आदि। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, यदि हिंदी दूसरी भाषा हो तो कोई अन्य भारतीय भाषा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये द्वितीय भाषा है ना, इसमें भी है कि अगर आपने गैर हिंदी भाषी राज्य है, अगर आपने वहाँ हिंदी सीख ली है तो जो आप तृतीय भाषा में फिर से हिंदी नहीं सीखेंगे, आप कोई अन्य भारतीय भाषा सीखेंगे। ये है आपका पूरा त्रिभाषा सूत्र, ठीक है दोस्तों। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। अब त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या थे वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या है, देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य छात्रों को कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने में मदद करना है जिससे रोजगार, संवाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। ये त्रिभाषा का उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। हिंदी को एक माध्यम के रूप में शामिल करके त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के संवाद करने में मदद करना है। अंग्रेजी को बढ़ावा देना। अंग्रेजी को दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मान्यता देते हुए त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी में भी कुशल बनाना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर सकें। यह है त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य। अब त्रिभाषा सूत्र के क्या फ़ायदे हैं, अगर बच्चे तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं जो इसमें दी गई है उससे क्या आपको बेनिफिट होगा। भाषाओं के प्रति समझ, छात्रों को विभिन्न भाषाओं के बारे में जानकारी होगी जिससे वे विभिन्न संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। संचार कौशल, कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने से छात्रों के संचार कौशल में सुधार होता है। रोजगार के अवसर, कई भाषाओं में कुशल होने से छात्राओं को नौकरी के भी अधिक अवसर मिलते हैं। ये है आपके त्रिभाषा सूत्र के फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा निदेशालय द्वारा हिंदी के मानकीकृत स्वरूप से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में मेनली पॉइंट दिया भी गया है। राजभाषा निदेशालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार तथा मानकीकरण करना है। ये निदेशालय सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा को एक रूप, व्याकरण सम्मत और सरल बनाने के लिए शब्दावली निर्माण, अनुवादक मानक, प्रशासनिक शैली निर्धारण,
तथा तकनीकी विकास जैसे कार्य करता है। निदेशालय द्वारा प्रकाशित शब्दकोश, अनुवाद, मानक पुस्तिकाएं और प्रशासनिक शब्दावली सरकारी भाषा में एक रूपता लाने के लिए सहायक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का कार्य देश के प्रतिष्ठित विद्वानों और भाषाविदों, हिंदी सेवी संस्थाओं, राज्य सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके प्रारंभ किया गया तथा इसके अंतर्गत प्रथमतः 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई। सबसे पहले वर्ष 1983 में इस पुस्तिका का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया गया। यह है आपका पूरा राजभाषा निदेशालय द्वारा हिंदी के मानकी के स्वरूप से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है भाषा और अस्मिता में क्या संबंध है। अस्मिता का अर्थ है पहचान तथा भाषाई अस्मिता से तात्पर्य है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा और अस्मिता का गहरा संबंध है। भाषा व्यक्ति और समुदाय की पहचान, संस्कृति और मूल्यों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अस्मिता भाषा के बिना पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकती। भारत के संदर्भ में सामाजिक अस्मिता का भाषा से गहरे संबंध का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ राज्यों का गठबंधन भाषा को आधार बनाकर किया गया है। किसी व्यक्ति, वर्ग, समाज और राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा से भी व्यक्त होती है। भाषाई अस्मिता किसी देश की एकता में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्र की सर्वाधिक सशक्त पहचान उसकी भाषा होती है। भाषा से जुड़ी संस्कृति परंपरा किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा अस्मिता का आधार। भाषा किसी व्यक्ति या समुदाय की अस्मिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उनकी पहचान, संस्कृति और मूल्यों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसका मतलब ये है कि भाषा अस्मिता का आधार, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर किसी एक बहुत सारे क्षेत्र नहीं होते, उनकी भाषा अलग अलग होती है। जैसे बुंदेलखंड की अलग होती है, हरियाणा की अलग भाषा है। तो पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति वो भाषा बोल रहा है तो अपनी संस्कृति के बारे में या ये पहचान देता है कि हम इस क्षेत्र से हैं। लोग जैसे बिहारी लोग होते हैं, जब वो बोलते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर समझ जाते हैं कि ये बिहार से हैं, है ना। तो मतलब मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि भाषा और अस्मिता का क्या मतलब है। अस्मिता मतलब पहचान, भाषा अस्मिता का आधार, यानी भाषा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की पहचान को बता सकता है, सिर्फ उसका ये मतलब है। अस्मिता की अभिव्यक्ति। भाषा के माध्यम से लोग अपनी अस्मिता को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। भाषा और अस्मिता का संबंध एक जटिल और महत्वपूर्ण संबंध है। भाषा अस्मिता का आधार है और अस्मिता के बिना भाषा का कोई अर्थ नहीं। भाषा के माध्यम से लोग अपनी अस्मिता को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट सेकंड का टॉपिक है वो है भाषा और जेंडर में क्या संबंध है। भाषा और जेंडर के बीच एक गहरा संबंध होता है। भाषा समाज की संरचना को दर्शाती है और जेंडर के आधार पर अलग अलग भाषा का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जो स्त्रीलिंग होती हैं वो खाती हूँ, पीती हूँ, ती का यूज़ करती हैं। और पर्टिकुलर जो हम लोग के मेल होते हैं यानी पुरुष समाज वर्ग होता है वो जाता ता का यूज़ करता है, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। यहाँ पे इसका ये मतलब है। जेंडर के आधार पर अलग अलग भाषा का उपयोग किया जा सकता है। भाषा का उपयोग लिंग पहचान और सामाजिक मानदंडों को व्यक्त करने और मजबूत करने के लिए किया जाता है। भाषा समाज में हमारे विचारों, भूमिकाओं और मान्यताओं को प्रभावित करती है। भाषा के प्रयोग में जेंडर के आधार पर अंतर होते हैं।
ये माना जाता है कि पुरुष और महिलाएं संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। महिलाएं भाषा का उपयोग अधिक संबंधपरक तरीके से करती हैं, जबकि पुरुष अधिक सीधा और स्पष्ट होता है। स्पष्ट मतलब संवाद करते हैं। लिंग आधारित भाषा लैंगिक असमानता को भी बढ़ावा दे सकती है, ये बात भी सही है। जबकि लिंग तटस्थ भाषा समावेशी और न्याय संगत होती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। समाज में जेंडर की क्या भूमिका है? समाज में जेंडर की भूमिका एक जटिल और बहुमुखी अवधारणा है। यह समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। मतलब कि जो हम लोग का समाज है ना, वो पर्टिकुलर पुरुषों और महिलाओं के लिए उसने काम डिसाइड कर दिए हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। इसका ये मतलब है। आप फिर से एक बार पढ़ें। यह समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। क्या जेंडर जो है वो समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए व्यवहारों को उसने निर्देशित कर दिया, संदर्भित कर दिया कि उनका ये व्यवहार है, उनकी ये भूमिका है। समाज में जेंडर का अर्थ है वह सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा जो ये निर्धारित करती है महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के लिए क्या अपेक्षित है या क्या उनका व्यवहार होना चाहिए, क्या उनकी भूमिका है। समाज ने पहले ही जेंडर के नाम पे ये डिसाइड कर दिया है। लिंग समाज में शक्ति के संबंधों, सामाजिक संरचनाओं और भेदभाव को आकार देता है। लिंग है वो समाज में शक्ति संबंधों, सामाजिक संरचनाओं और भेदभाव को आकार देता है। ये महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता, सामाजिक रूढ़िवाद और लिंग आधारित हिंसा का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सामाजिक क्षेत्र हुआ हम लोग का, उसमें अधिकतर हम लोग ने देखा होगा, लोग कहते हैं महिलाओं को घर और बच्चों की देखभाल में ही सीमित किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को घर और बच्चों की देखभाल में ही सीमित किया गया। उन्हें कहा जाता है कि महिलाएं घर का काम करेंगी और बच्चों की देखभाल करेंगी। आर्थिक क्षेत्र, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। आप देखेंगे बहुत जगहों पे महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, सेम काम करती हैं लेकिन पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र, महिलाओं को राजनीतिक पदों पर कम प्रतिनिधि मिलता है। ये बात भी सही है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, व्याकरण में जेंडर से क्या अभिप्राय है? व्याकरण में लिंग शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है। ठीक है, व्याकरण में लिंग शब्द से क्या मतलब है? हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। पुल्लिंग यह पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे कि लड़का, आदमी और पक्षी। स्त्रीलिंग ये स्त्री जाति के बोध कराता है, जैसे लड़की, महिला और पक्षी। हिंदी व्याकरण में लिंग के उपयोग, हिंदी व्याकरण में लिंग का उपयोग संज्ञाओं और सर्वनामों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल नीचे दूंगी। हिंदी व्याकरण में लिंग का दूसरा प्रयोग है लिंग के आधार पर क्रिया और विशेषण में बदलते हैं। लिंग के आधार पर क्रिया और विशेषण भी आपस में बदलते हैं। अब मैं आपको नीचे एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए इसका क्या मतलब है। संज्ञा और सर्वनाम को वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लिंग के आधार पे मोहन और गीता है ना संज्ञा, मतलब मोहन और गीता पर्टिकुलर आप देखें तो आप इनको कैसे अलग अलग करेंगे, इनकी क्रिया के आधार पर, ता और ती के आधार पे। ठीक है, और क्रिया और विशेषण कैसे बदलता है लिंग के आधार पे, आप देख सकते हैं यहाँ मोहन है तो पढ़ता लगाया है, गीता है तो लोग ने गाती लगाया है। उदाहरण के लिए मोहन पढ़ता है, मोहन एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए क्रिया पढ़ता भी पुल्लिंग है, और गीता गाती है, गीता एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए क्रिया गाती भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है? लिंग व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें शब्दों के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और सही वाक्य रचना करने में मदद करता है। ये आपका पूरा व्याकरण में लिंग का क्या मतलब है, जेंडर से क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका
भाषा और क्षेत्र के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। भाषा और क्षेत्र का गहरा संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर होता है। किसी क्षेत्र की भाषा वहाँ के लोगों की पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक भी बन जाती है। कई बार भाषा के आधार पर राजनीतिक मांगें भी उठती हैं, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन। इस प्रकार भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध भारत की विविधता में एकता को भी दर्शाते हैं, जहाँ विभिन्न भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों की आत्मा बनकर राष्ट्रीय एकता को मजबूती करती हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, परंपरा और पहचान का भी वाहक होती है। भाषा और क्षेत्र का मतलब पूछा था ना उन्होंने, इसलिए अब देखिए, क्षेत्र का तात्पर्य किसी, मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ, आप तो समझ में आएगा, आपको थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया हुआ है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, परंपरा और पहचान का भी वाहक होती है। क्षेत्र का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक सीमा से है जिसमें लोग एक विशिष्ट भाषा, बोली या सांस्कृतिक परंपराओं का साझा करते हैं। अब आपको समझ में आएगा भाषा और क्षेत्र मिलनी। भाषा और क्षेत्र का संबंध केवल संवाद का नहीं बल्कि सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक अधिकारों से भी जुड़ा है। ये भारत की विविधता में एकता को भी रेखांकित करता है, जहां अनेक भाषाएं एक साझा राष्ट्र की भावना को मजबूत करती हैं। क्षेत्रीय भाषा और बोली को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। क्षेत्रीय भाषा क्या है? एक भाषा को क्षेत्रीय भाषा तब माना जाता है जब वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में संचार की मुख्य भाषा नहीं होती है। क्षेत्रीय भाषा अक्सर एक राज्य या देश के विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, हिंदी जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे क्षेत्रीय भाषा कहा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बोली की। बोली भाषा की एक छोटी इकाई है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली का उच्चारण और शब्दावली उस क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होता है जहाँ इसे बोला जाता है। उदाहरण, हिंदी में विभिन्न बोलियां हैं जैसे खड़ी बोली, बुंदेली और राजस्थानी। ठीक है, इस बात का मतलब आपको समझ आया कि बोली का उच्चारण और शब्दावली उस क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे मुझे पता तो नहीं है, मतलब बहुत सारी भाषाएं नहीं आती हैं, लेकिन जैसे यहाँ हम लोग कुछ बोलते हैं आएंगे, किसी और राज्य में आप किसी और क्षेत्र में जाइए तो कहीं बोलते हैं आइबे, नहीं कहते इसे आएंगे, आइबे, आयो, इस टाइप का। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि भाषा वही है, आना ही, लेकिन उसका उच्चारण, पर्टिकुलर बोली उसकी चेंज हो जाती है, शब्दावली चेंज हो जाती है, अर्थ वही रहता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा और वर्ग से आप क्या समझते हैं? भाषा और वर्ग का आपस में क्या संबंध है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाषा और वर्ग का संबंध बहुत गहरा है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ही समाज में कई वर्ग पाए जाते हैं, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भी वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक ही समाज में रहने पर भी हम विभिन्न वर्गों की भाषाओं में आसानी से अंतर देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग की भाषा उसकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। भाषा और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा का उपयोग किसी व्यक्ति के वर्ग को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, और वर्ग संरचना भाषा के विकास और उपयोग को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब पर्टिकुलर ये है, अगर मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, फिर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। भाषा और वर्ग का संबंध ये बताया जा रहा है कि वर्ग का क्या मतलब है। जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है, मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, आपने देखा होगा मेनली वो ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो इंग्लिश भाषा का यूज़ नहीं करते हैं उतना, वो हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो ये आपने देखा ना कि वर्ग हैं दोनों, लेकिन उनकी अलग अलग भाषा है। उच्च वर्ग अंग्रेजी भाषा का यूज़ कर रहा है,
और निम्न वर्ग एक हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा है। शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग भी आप देख सकते हो इन लोगों की बातों में या उनकी भाषा में कितना अंतर होता है। पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग की भाषा में भी अंतर होता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, भाषा में अंतर है कि नहीं। शहरी और ग्रामीण वर्ग आप देखेंगे, शहरी लोगों की बातों में ज़्यादा मतलब शहरी वाली बातें होती हैं, आप समझ सकते हैं। ग्रामीण वर्ग की बातों में भी अंतर होता है। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भी भाषाओं में भिन्नता होती है। एक 8 साल का बच्चा, एक 18 साल के नौजवान की भाषा में भी अंतर होगा। आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसे थ्योरी में कैसे हम लोग लिखेंगे। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। उच्च वर्ग के लोग अक्सर अधिक शिक्षित होते हैं। उन्हें अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान होता है। वे अक्सर एक जटिल और औपचारिक भाषा का उपयोग करते हैं। कई कारणों से उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य और एक दूसरे से दूसरे देश जाना पड़ता है, जिससे वे अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को भी सीखते और बोलते हैं। जो अमीर लोग होते हैं आप देखते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो मेनली उनको वहाँ की भाषा समझने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजी हम लोग की आप जानते हैं सब देशों में प्रायली जानी जाती है, इसलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ती है उच्च वर्ग के लोगों को। इस वर्ग की भाषा में भाषा के मानक रूप का प्रयोग अधिक दिखलाई पड़ता है। इसके अलावा उनकी शैली और उच्चारण में भी निम्न और मध्य वर्ग से अंतर देखा जा सकता है। जो उनके बोलने का तरीका होता है या उनकी जो बोलने की शैली होती है वो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग से काफ़ी अलग होती है। अंतर देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग की भाषा में प्रायः अंग्रेजी भाषा के शब्दों और वाक्यों और उपबंधों की संख्या दिखलाई पड़ती है। जो मतलब मीडियम क्लास के लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी का यूज कर देते हैं, उनके शब्दों का या सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन जो इनकी मेनली भाषा होती है वो इनकी मातृभाषा ही होती है। लेकिन इनकी भाषा मुख्य रूप से इनकी मातृभाषा ही होती है। ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तो करते हैं, परंतु उनकी शैली मातृभाषा के उच्चारण स्तर के आधार पर आधारित होती है। निम्न वर्ग के लोग अक्सर कम शिक्षित होते हैं। वे अक्सर प्रादेशिक भाषा या बोली भाषा का उपयोग करते हैं। निम्न वर्ग की भाषा में उस क्षेत्र विशेष की भाषा के शब्द और वाक्य अधिक संख्या में दिखलाई पड़ते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं ना, वो मेनली जिस क्षेत्र से होते हैं पर्टिकुलर उसी क्षेत्र की भाषा वो ज़्यादा बोलते हैं। जिस क्षेत्र के साथ भाषा भाषी वे होते हैं या छोटे वाक्यों का अधिक प्रयोग करते हैं। ये आपका भाषा और वर्ग में आपसी संबंध। आप चाहें तो इसे और लॉन्ग बना सकते हैं, अगर आपके में लॉन्ग में आ जाए कि महिला और पुरुषों में भी भाषाओं का विशेष अंतर देखा गया है और शिक्षित और अशिक्षित में भी देखा गया है। शिक्षित लोग प्रायः अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं कि उनकी सधी शैली होती है बोलने की। अशिक्षित लोगों की कम सधी शैली होती है, वो बहुत ही छोटे वाक्य का यूज़ करते हैं और साधारण वाक्य बोलते हैं। ऐसे ग्रामीण और शहरी वर्ग में भी आप अंतर दिखा सकते हैं कि शहरी वाले अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं, उनकी जो शैली होती है वो बहुत मानक और उचित और बहुत ही सधी होती है। लेकिन जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने गांव के परिवेश की भाषा का यूज़ करते हैं, उनकी भाषा में मेनली गांव की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है। आप उनकी जब भाषा सुनेंगे उसमें गाँव की भाषा वो ज़्यादा करते हैं। ऐसे आप लॉन्ग बना सकते हैं और भी बड़ा। नेक्स्ट आपका भाषा और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसे हम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि बहुभाषिकता एक से अधिक भाषाओं को जानने और प्रयोग करने की क्षमता है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति और समाजों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भाषा और बहुभाषिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने और अपनी संस्कृति को समझने की अनुमति देती है। उसके अपोजिट में जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता हमें संचार में सुधार करने, सांस्कृतिक समझ में वृद्धि करने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। भाषा में दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से। लेकिन बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बहुभाषिकता के क्या लाभ हैं? बहुभाषिकता के लाभ।
संचार में सुधार। बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक समझ में वृद्धि। बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। संज्ञानात्मक लाभ। बहुभाषा सीखने से संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कि याददाश्त और ध्यान में सुधार होता है। वैश्विक नागरिकता। बहुभाषी व्यक्ति दुनिया भर में विभिन्न समुदायों से जुड़ सकते हैं और एक वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको पढ़िए ज़रूर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इस तरह दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उत्तर आपका एक ही है। या अगर आपसे किसी और तरीके से पूछ ले और उसमें सिर्फ ये कहा जाए कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है राजभाषा के उससे, तो आप यही उत्तर लिखेंगे। राजभाषा विभाग ने देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी और क्षेत्र सी। अब क्या है आपके क्षेत्र ए बी सी, उनको अच्छे से आप देख लें। क्षेत्र ए वे राज्य जहां हिंदी आधिकारिक भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ सब हिंदी आधिकारिक भाषा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वे राज्य जहाँ हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, भले ही ये आधिकारिक भाषा ना हो। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली राज्य क्षेत्र। अब क्षेत्र सी में क्या आता है वे देखते हैं। वे राज्य जहाँ हिंदी का उपयोग बहुत ही सीमित है, वहाँ ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। ये है आपका, ये थे आपके यूनिट 1 और 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या ये कहिए कि पूरा सिलेबस ही यूनिट 1 और 2 का है। आप भरोसा रख के वीडियो देखिए जब आप पेपर देने जाएंगे। उम्मीद भर आपका 70 से 80% इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बस एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगी, उसे आप पूरा देख लें। यूनिट 3 और 4 उसमें होगी। दोस्तों, आप बस एक छोटा सा काम करिएगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं जनरली शेयर करने को वीडियो नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पेपर पहले ऑब्जेक्टिव था, अब ये थ्योरी हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, इसलिए आप प्लीज़ इसे शेयर कर दें। और बस एक छोटा सा काम और करिएगा कि अगर पेपर में आपको इससे बेनिफिट हो ना, तो वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा बस कि हाँ बेनिफिट हुआ इससे। उसके साथ कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और पार्ट 2 भी आप ज़रूर देख के जाइएगा 2-3 बार, और इसको भी 2-3 बार देखिएगा। एक बार में आपको समझ नहीं आया होगा, नया नया सिलेबस है, नया नया टॉपिक है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। 1-2 बार देखिए, आपका 16 तारीख को पेपर है, अभी टाइम है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।